हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने 45 दिनों की एक स्ट्रेटजी प्लान जो है वो डाला था आपके पास अपने इसी चैनल पे। मुझे आशा है आप लोगों ने देखा होगा। अब उसी क्रम में मैं लेके आई हूँ सेल चैप्टर, सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का और हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। तो डेफिनेशन तो आपको पता ही है सेल की। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक आधारभूत संरचना होती है। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी है, पहली सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, लेकिन वो एक डेड सेल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले एक लाइव सेल, मतलब कि जिंदा सेल जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें जीवन था, वो सेल सबसे पहले किसने देखी थी, तो हमारे पास आंसर आएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं ये दो चीज़, डेड सेल जो है वो, या फिर जब पूछा जाए कि सेल सबसे पहले किसने खोजी थी, तब हम रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि जीवित सेल कोशिका, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब हम बोलेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आपको पता ही है कि सेल जो है वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक आधारभूत संरचना है। जैसे एक घर बनाने के लिए एक ईंट जो होती है वो क्या होती है, एक आधारभूत संरचना होती है। वैसे ही किसी भी ऑर्गन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो आधारभूत संरचना है वही हमारी सेल होती है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं, एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट हैं, ये सब कुछ अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है। अब रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने। स्लाइडेन जो थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले आल प्लांट, मतलब प्लांट में उन्होंने देखा था। और उसके बाद आते हैं स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी क्या किया था, रिपोर्टेड द सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल आर यूनिक टू प्लांट्स, प्रपोज्ड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इन्हीं दोनों लोगों ने ये चीज़ बताई। एक लोग बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट में देखा, और एक लोग जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने देखा मतलब एनिमल्स में। और उन्होंने बताया सेल थ्योरी के माध्यम से, उन्होंने बताया कि सभी एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने होते हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि सेल से बने होते हैं और उसी के प्रोडक्ट होते हैं। तो यही दो सेल थ्योरी थी। इनको बहुत बार पूछा जा चुका है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। आपसे पूछा जाएगा सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तब आपको बोलना है कि स्लाइडेन एंड स्वान। जिसमें कि कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है जो स्लाइडेन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यानी कि वो जूलॉजिस्ट थे। और इन दोनों ने मिलकर ही सेल की थ्योरी जो है वो सेल थ्योरी हमारे सामने रखी थी। और जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रपोज दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी उन्होंने बोला कि जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं ये सभी जो हैं वो सेल्स से मिलकर ही बनते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि जब सेल डिवाइड करेगी तो उसका एक दूसरा सेल बन जाएगा उससे, तो इसी सेल के प्रोडक्ट हो गए ना फिर वो। तो इस तरीके से इन्होंने सेल थ्योरी दी। तो आपको इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है कि किसने दी थी सेल थ्योरी। तो सबसे पहले स्लाइडेन एंड स्वान, ये आपको याद रखना है, और 1838 में। ठीक है। उसके बाद रूडोल्फ विरकॉम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1855 में इस सेल थ्योरी को उन्होंने मॉडिफाइड करके एक वर्ड दिया, एक टर्म दिया, एक हाइपोथेसिस दी, जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने बोला था, तो रूडोल्फ विरकॉम ने। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इस जो सेंटेंस है ये ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो भी नए सेल हैं वो हमेशा पहले से जो सेल हैं उन्हीं से बनती हैं। नई सेल जो है वो पहले की सेल से बनती है। कैसे बनती है, सेल डिवीजन के द्वारा, यानी कि रिप्रोड्यूस करती हैं, है ना। और ये चीज़ सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर आएगा आगे आपको, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ सेल साइज और शेप के बारे में बताया गया है। तो उसमें बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो हमारा आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लेंथ में। इसके बाद बैक्टीरिया भी आ जाता है स्मॉलेस्ट सेल में, जो कि 3 से 5 का होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर।
ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा है, उसके बाद बैक्टीरिया आ जाते हैं, और अगर सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल पूछी जाती है तो वो है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। उसके बाद ह्यूमन आरबीसी का साइज पूछा जा सकता है, लगभग 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है ना। और नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। इसके अलावा हमारी जो सेल होती हैं वो किस किस शेप की हो सकती हैं, तो शेप जो है वो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी ग्रेट शेप की भी हो सकती हैं, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं यानी स्तंभाकार हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, घनाकार थ्रेड लाइक धागे की जैसी हो सकती हैं। इसके अलावा इरेगुलर शेप की भी हो सकती हैं। इरेगुलर में आपको एग्जांपल याद आ रहा होगा अमीबा, जैसे अमीबा है ये एक इरेगुलर सेल का है एग्जांपल, क्योंकि अमीबा की कोई निश्चित शेप होती ही नहीं है, चेंज होती रहती है, यानी कि वो कोई शेप ही नहीं है उसकी, तो हम उसको बोल देंगे इरेगुलर शेप। ठीक है, इसके अलावा डिस्क लाइक सेल भी होती है, पॉलीगोनल होती है, कॉलमनर होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह होती हैं। जैसे कि आपने हमारी नर्व सेल देखी होगी, वो कुछ कुछ थ्रेड लाइक ही होती है, उसमें चारों तरफ धागे टाइप के फैले रहते हैं। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि सेल जो है उनके काफ़ी टाइप के साइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक गोल ही सेल होती है, चौकोर ही सेल होती है। सेल जो होते हैं उसके बहुत सारे शेप होते हैं, पॉलीगोनल, डिस्क लाइक, इस टाइप से। तो आपको ये जो स्लाइड है ये पूरी एकदम से रट लेनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप की सेल है। प्रिमिटिव मतलब जब सेल की पहले बार शुरुआत हो, जैसे किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो वो पूरे अच्छे से डेवलप नहीं होती, तो उस टाइप की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं, और इसके अलावा अभी हमें जो बताया था स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। इसमें पीपीएलओ भी आता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आपको याद करना है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर हम पहचानेंगे कैसे, तो उसमें हमको पता चलेगा कि इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो क्रोमोसोम वगैरह है वो नेकेड होते हैं, यानी इनमें कोई एनवलप नहीं होता जिसके द्वारा, वही मैंने भी बोला था ना, कोई मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जिसमें वो बंधे हुए, ऐसा नहीं होता है। बस जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेकेड अवस्था में यानी कि नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, खुला हुआ होता है, पड़ा रहता है, थ्रेड लाइक होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। इसीलिए तो इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि कैरियोटिक माने कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें सेल एनवलप एंड मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल से अगर बात करें तो पता चलता है कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें एक बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स जिसको बोलते हैं, ये आउटर होता है। उसके बाद आती है इसमें सेल वॉल जिसे हम मिडिल में रख सकते हैं। फिर सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस टाइप से इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो उसमें 2 लेयर होती है, एक स्लाइड लेयर होती है जो कि लूज टाइप की होती है, लूज टाइप की लूज सीथ जिसको बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक कैप्सूल पाया जाता है जो कि थिक एंड टफ होता है, आपने देखा होगा। इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं इसी कैप्सूल की वजह से, क्योंकि काफ़ी थिक एंड टफ होता है, काफ़ी थिक एंड टफ होता है। और ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो स्लाइम लेयर लूज और सीथ होती है, जो कि उसको हर जगह पे मतलब उसको वो प्रोटेक्ट करे रहती है ना, किसी भी वो सूखता नहीं है क्योंकि उसमें लूज स्लाइम सीथ होती है ना। और इसके बाद अंदर एक टफ और थिक कलर कैप्सूल होता है। तो इस टाइप से ये हमेशा प्रोटेक्ट रहते हैं बैक्टीरिया, इसीलिए जल्दी समाप्त तो नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक मीसोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है। आपसे पूछा जाएगा मीसोसोम क्या है, तो आपको आंसर लगाना होगा इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है। अंदर की तरफ जो इनफोल्डिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसी से मीसोसोम बनता है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन ये मीसोसोम करता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, रेस्पायरेशन और सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पायरेशन कई बार पूछा गया कि बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो किसके माध्यम से होता है, आप बोलेंगे मीसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। रेस्पिरेशन वाला जो बात है वो मीसोसोम से होता है रेस्पिरेशन। इसके अलावा कुछ सिक्रीशंस भी करते हैं ये। और ये डॉटर सेल यानी कि जब ये लोग अपना रिप्रोडक्शन करते हैं उस टाइम जो डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यही मीसोसोम करेगा, सेल वॉल बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में।
ये मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन ही होते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें पिगमेंट होता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया भी एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल ही है, मैंने बताया था। तो उसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट होते हैं यानी रंजक होते हैं। इसी वजह से तो साइनोबैक्टीरिया के कलर होते हैं ब्लू ग्रीन बोलते हैं उनको, ब्लू ग्रीन एल्गी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें कलर्स पाए जाते हैं। और वो कलर कहाँ से आते हैं? क्रोमेटोफोर से ही आते हैं। ये क्रोमेटोफोर कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से, यानी मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, एक उभरा हुआ भाग है, ऐसे हम कह सकते हैं क्रोमेटोफोर। अब इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि आप देखते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये चल भी लेते हैं, ये मोटाइल होते हैं। तो इसमें मोटाइल होने के लिए कुछ अपेंडेजेस चाहिए ना, तो उसमें फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री ये इनके पास होते हैं मोबिलिटी के लिए। तो फ्लैजिला जो होता है वो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट। इसका एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और एक इसमें हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जिससे ये जुड़ा रहता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं। उसके बाद आता है पिली जो होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पिलिन नामक एक प्रोटीन से बनते हैं, पूछा जाता है पिलिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिम्ब्री पूछा जाता है, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर होते हैं, एकदम जैसे कि हम लोग ब्रश करते हैं ना, अपने सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं उस टाइप के जो फाइबर का बना हुआ हो, मतलब छोटा छोटा स्मॉल ब्रिसल टाइप का जो इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बैक्टीरिया को अटैच होने में मदद करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह, क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं उनके पास, भगवान ने उनको ऐसी शक्तियाँ दी हैं जिस वजह से वो हर जगह पाए जाते हैं। अब ये रॉक्स में या फिर किसी होस्ट के शरीर में जाके चिपक जाते हैं। किससे चिपक जाते हैं? इन्हीं फिम्ब्री की सहायता से चिपक जाते हैं। ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इनमें मोबिलिटी के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा पिली जो है वो कैसे बनते, तो आप बोलेंगे पिलिन नामक प्रोटीन से, ठीक है। तो ये और पूछा जाएगा इसमें फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला आपको बता दिया, फिलामेंटस एक्सटेंशंस हैं, कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट इसका जो होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, हुक और बेसल बॉडी। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लैजिला के 3 पार्ट कौन कौन है, तो आप बोलेंगे फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। और पिली में तो बस यही पूछा जा सकता है कि किस प्रोटीन से बनती है, तो आप बता देंगे पिलिन प्रोटीन से। और फिम्ब्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया जो है वो रॉक वगैरह से चिपक जाते हैं, होस्ट से अपने चिपक जाते हैं, किसके सहायता से चिपक जाते हैं, तब हम बोलेंगे फिम्ब्री से, क्योंकि ये फिम्ब्री होते हैं, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को हर जगह अटैच होने में। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की हम बात करेंगे। तो राइबोसोम आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जिसकी सब यूनिट भी पूछी जाती है। तो 70S टाइप का जो राइबोसोम है उसकी सब यूनिट 50 और 30 होती है, 50S और 30S, ठीक है, 50S और 30S याद रखना है आपको। और यही राइबोसोम है 70S जो कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आपको पता है कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो वही है, इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बस इसमें टाइप अलग है। इसमें 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोट में, वहीं यूकैरियोट में अलग होता है, जो हम अभी आपको आगे यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें पॉली राइबोसोम्स भी होते हैं, सेवलर जो मतलब बहुत सारे, मैनी राइबोसोम्स अटैच टू द सिंगल mRNA। जब बहुत सारे राइबोसोम आकर एक सिंगल mRNA पर चिपक जाते हैं तब उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद आता है इंक्लूजन बॉडी। तो रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, उन्हीं को इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है। जब मतलब कि जब साइटोप्लाज्म में कोई मतलब चीज़ स्टोर रहती है वही होती है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि जो 2 टाइप की सेल है, यानी प्रिमिटिव नहीं है, ये वेल डेवलप्ड सेल है। तो इसमें इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि पसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवलप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि इसके पास एक अच्छा खासा डेवलप टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसमें एनवलप भी होता है, निबंध होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके पास इस सेल में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसके बाद इसमें 2 टाइप की सेल आ सकती है। प्लांट सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है वो भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल में क्या है, थोड़ा एनिमल सेल में कुछ अंतर है। तो प्लांट सेल जो होती है हैव सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, ठीक है। तो प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होते हैं, प्लास्टिड होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल में हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में ये चीज़ें नहीं होती, जो ऊपर मैंने प्लांट सेल में बताया वो एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है, प्लास्टिड नहीं होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं होती है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, तो सेंट्रियोल होता है, एब्सेंट ऑलमोस्ट इन प्लांट, लेकिन यही सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों अंतर याद रखने हैं।
उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑर्गेनल होते हैं उनके पास। तो सेल मेम्ब्रेन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक सेल के चारों ओर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इस सेल मेम्ब्रेन को लेकर एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप सभी ने सुना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना वो प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ठीक है, इसका कंपोजिशन उन्होंने बताया था इस मॉडल के बिहाफ पे। इस मॉडल के द्वारा उन्होंने ये कंपोजिशन बताया कि सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें लिपिड जो होता है वो बाई लेयर यानी 2 लेयर में अरेंज्ड होता है, जिसमें इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से डरने वाली मतलब पानी के यानी कि हम कह सकते हैं नॉन पोलर भी कह सकते हैं। एक हाइड्रोफोबिक टाइप की टेल होती है और पोलर मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक, जो पानी से प्यार करे, इस टाइप की इनके पास एक हेड होती है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अच्छे से, उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसपे आपको देखो दिख रहा होगा लिखा हुआ है कि हाइड्रोफोबिक टेल। जो रेड कलर की लटक रही है ना टेल टाइप की, वही है क्या हाइड्रोफोबिक टेल्स। और जो ऑरेंज कलर के गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना वही हैं हाइड्रोफिलिक आपके हेड हैं, यानी कि हेड पोलर हैं वो। अब इनमें इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं जो बरीड पार्शली और टोटली, मतलब एक दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक इंटीग्रल होती है जो कुछ कुछ धसी हुई होती हैं, पार्शली नहीं तो टोटली भी धसी हुई हो सकती है। और पेरिफेरल मतलब होता है जो सरफेस पे ही घूमती रहती है, पेरीफेरी पे घूमती रहती है, समझिए, लाई ऑन द सरफेस। तो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो सरफेस पे होती है। पूछा जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ होती है, सरफेस पे। इंटीग्रल प्रोटीन पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये धसी हुई होती है, यानी बरीड पार्शियली और या फिर टोटली। तो पूरी तरह से धसी होती है, हल्की हल्की धसी हुई होती है इंटीग्रल प्रोटीन। उसके बाद इनमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं जो कि अटैच टू द लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से अटैच कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाए जाते हैं। अब आती है बात फ्लूइडिटी की। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइडिटी होती है। उस फ्लूइडिटी जो होती है वो किस टाइप की होती है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड मतलब होता है ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मतलब बीच टाइप का, जैसे जेली नहीं होती उस टाइप का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का। लिपिड्स इनेबल्स lateral movement of proteins essential for growth, secretion, endocytosis, सेल डिवीजन। यानी कि जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किस लिए, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए सिक्रीशन जितने भी होते हैं वो हो गया, एंडोसाइटोसिस होगी, सेल डिवीजन में भी इसका इम्पॉर्टेंस आता है। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने दिया था, मतलब उन्होंने बोला था कि फ्लूइड की तरह यानी फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड की तरह होता है। लिपिड इम्बैलेंस लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, इनमें जो होता है प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है। तो इस टाइप से हमको पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। इसमें दो प्रोटीन होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि धसे हुए होंगे, पेरिफेरल प्रोटीन होंगे जो कि लाई ऑन द सरफेस मतलब सरफेस पे ही लाई करते हैं। और इसके बाद इनमें कार्बोहाइड्रेट भी होती है जो अटैच टू द लिपिड प्रोटीन्स। ठीक है, और फ्लूइडिटी होती है इनमें। ये हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पता ही है एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जाती हैं तो वो दो टाइप का होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऑस्मोसिस जो होती है वो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये पैसिव है। जैसे कि पैसिव है मतलब इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो पैसिव के दो एग्जाम्पल हैं, ऑस्मोसिस जो कि वाटर की होती है और डिफ्यूजन जिसमें नेचुरल सोल्यूट्स जो होते हैं यानी विलायक जो होते हैं वो जाके डिफ्यूज़ होते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो हैं वो पैसिव है। ठीक है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है। और उसके बाद एक्टिव भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप टाइप की जो चीज़ें होती हैं है ना, ये सब होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें होती है एनर्जी का खर्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो होती है वो होती है नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। आपको पहले ही हम बता चुके कि सेल वॉल एनिमल सेल में होती नहीं, ओनली किस में होती है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है और बैक्टीरिया में भी थी, लेकिन फिर वो तो प्रोकैरियोटिक सेल थी ना। लेकिन हम अभी यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल वॉल की अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं।
तो वो नॉन लिविंग होती है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख लेंगे इसमें लिखा भी है एल्गी की कुछ सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल में भी कुछ अंतर होते हैं। एल्गी है जो यानी कि इसको हम शैवाल कहते हैं हिंदी में, तो एल्गी जो है उसकी सेल वॉल सेलुलोज या फिर गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स इनकी बनी हुई होती है, जबकि प्लांट की सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पैक्टिन और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल से बनी होती है, जबकि प्लांट की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल। तो इस टाइप से प्लांट सेल में ही होती है सेल वॉल। अच्छा, अब सेल वॉल में कुछ लेयर होती है, जैसे कि प्राइमरी लेयर जो होती है उसमें ग्रोथ हो सकती है, यानी वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। डिमनाइसिस एज ए सेल मैच्योर, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही सेल मैच्योर हो जाती है, जब सेल मैच्योर होगी तो उसको ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है, तब क्या होगा, ये डिमनाइस हो जाएगी। डिमनाइस हो जाएगी मतलब ये समाप्त हो जाएगी प्राइमरी वॉल। उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो होती है वो इनर टू प्राइमरी वॉल, यानी कि वो कैसे बनती है, अंदर से बनना शुरू होती है और प्राइमरी तक बनती हुई जाती है, यानी अंदर से बनना शुरू होती है। फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी वॉल, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। उसके बाद इसके मिडिल में एक चीज़ होती है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिडिल लैमेला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से आपको ये नोट कर लेना, मिडिल लैमेला। तो पहले से पूछा जाता है मिडिल लैमेला बनी किसकी है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मिडिल लैमेला। होल्स नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, इसका काम बहुत बार पूछा गया है कि जो आपस की पड़ोसी सेल हैं उनको कौन टुगेदर रखता है, यानी कौन जोड़ के रखता है, तो आप बोलेंगे मिडिल लैमेला। उसके बाद प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, ये तो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दिखाते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में जुड़ा रहता है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा ही जुड़ा रहता है। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उनमें कौन कौन आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें आते हैं ER हो गया, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चारों चीज़ें मिला के बनाती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप की होती है, एक रफ और एक स्मूथ। अभी हम बात कर रहे हैं रफ ER की, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हैज राइबोसोम ऑन सरफेस, तो ये रफ होती क्यों है पूछा जाएगा। तो ये होती है इसीलिए रफ होती है क्योंकि इसमें सरफेस पे इसके राइबोसोम होते हैं। इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है एंड कुछ सिक्रीशंस भी करती है, कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके आउटर में पाई जाती है, उसी के आउटर से ही कॉन्टिन्यूस होती है, यानी जुड़ी रहती है ER जो हमारी होती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें राइबोसोम होते हैं इसके सरफेस पर, और इसीलिए इसमें क्या हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या चीज़ें आती है, ये कई बार पूछा जाएगा आपसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा, चार चीज़ें, उसमें से कोई एक चीज़ हटा देगा, पूछेगा कौन सी नहीं आती है या कौन सी आती है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें चार चीज़ें आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। तो ये सब मिला के चारों मिला के बन जाता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसके अलावा अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें राइबोसोम होते हैं सरफेस पे, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। यानी ये उनका जो एरिया है कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा जाए तो आप बता देंगे कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ही पाई जाती है, रफ ER। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ की। स्मूथ ER जो होते हैं इनमें कोई राइबोसोम नहीं होता है, लेकिन इसीलिए ये जो है वो साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन, बहुत बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है कि ये साइट है किसकी, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन। सबसे ज़्यादा आपको स्टेरॉयड हार्मोन वाली बात याद रखनी है, स्टेरॉयड हार्मोन वाली बात पूछी जा चुकी है एक बार, एक क्वेश्चन मैंने देखा था। तो लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉयड हार्मोन्स की जो साइट है वो कौन है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है, आपको वहीं पे नोट भी कर लेनी है, साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स पूछा जाएगा। उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आपको SER वाला ऑप्शन टिक कर देना है, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला ऑप्शन टिक कर देना है। इसके बाद गोल्जी ऑपरेटस है। गोल्जी ऑपरेटस जो है वो डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्जी ने, आपको पता ही है। इनमें दो साइट होती है, ट्रांस एंड सिस।
हाँ तो दोस्तों, ये डिस्कवर्ड गोल्जी ऑपरेटस हमको पढ़ना है। डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने 1898 पूछा जाएगा। कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक कार्ड, इसमें सैक टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ट्रांस जो होती है, इसमें मैच्योरिंग फेस होती है और कॉनकेव शेप के होते हैं। फंक्शंस अगर हम देखें तो थोड़ा मिस हो गया, तो हम बोले थे कि कैमिलो गोल्जी ने उसकी 1898 में खोज की थी। कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर। ठीक है, इसमें देखो कैमिलो गोल्जी डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसमें फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी है। उसमें फेसेस होती हैं, जो सिस होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, ये याद रखना है। सिस जो होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है और कॉन्वेक्स होती है। कई बार पूछा जाएगा सिस जो है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स है और फॉर्मिंग फेस है, यानी वहाँ से बनते हैं चीज़ें, बनते हैं। और ट्रांस जो है वो मैच्योरिंग फेस है, यानी कि जब मैच्योर हो जाती हैं चीज़ें तो उसमें स्टोर होती है, जिसको ट्रांस बोलते हैं। ये कॉनकेव होती है। अब आती है गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल्स। वही मैंने बोला, पैकेजिंग मटेरियल में वही है, जो फॉर्मिंग वाली फेस है उसमें पैकेजिंग स्टार्ट होती है और जो मैच्योर हो जाती है तो वो ट्रांस फेज में आ जाती है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका जो साइट है वो क्या है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय द गोल्जी से ही बनता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, ये सारे एंजाइम जो है ना, लाइपेज, प्रोटीएज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं और ये हमारे इसी में होते हैं। रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक्टिव एट एसिडिक पीएच, नोन एज सुसाइडल बैग। आपको पता ही है कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुसाइडल बैग से किसको जानते हैं, तो आप बोलेंगे लाइसोसोम से को जानते हैं, क्योंकि ये अपना काम करने के बाद खुद ही फट जाती है, जब इनमें से एंजाइम निकल जाता है तो खुद ही फट जाती हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पर काम करती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये किस पे काम करेंगी, तो ये एसिडिक पीएच पे काम करती हैं। रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं ना, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेटेज, वो सारे इसी लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम। आपसे पूछा जा सकता है ये किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब आते हैं और एक और पार्ट जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बहुत बार पूछा जा चुका है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे टोनोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद प्लांट की वैक्यूल जो होती हैं वो ऑक्यूपाई लगभग 90% ऑफ सेल जो है वो प्लांट की सेल का वो वैक्यूल से ही ऑक्यूपाइड रहता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो टोनोप्लास्ट है इसमें हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये अगेंस्ट कराती है, यानी विरोध में कराती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध में जब आप जाएंगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए जो इसमें फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी खर्च होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये करती है काम। इसकी सेल को, इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एमीबा में पाई जाती है। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है एमीबा में कौन सी वैक्यूल होती है, उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये काम क्या करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो आपका सबसे ज़्यादा आंसर आता है ऑस्मो रेगुलेशन, और एक्सक्रीशन भी होता है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन। यही होता है ऑप्शन में ज़्यादातर, ऑस्मो रेगुलेशन तो आप बता देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ऑस्मो रेगुलेशन है, पाई जाती है एमीबा में। उसके बाद कुछ फूड वैक्यूल भी होती हैं, फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग फूड पार्टिकल, ये भी अमीबा में ही पाई जाती है। अमीबा जो अपने फूड को इंगल्फ करता है, यानी फूड लेता है, तो वो एक फूड पार्टिकल को पकड़ के रखता है, कैप्चर कर लेता है एक फूड वैक्यूल के अंदर। तो इस टाइप से जो वैक्यूल है वो भी हमारी एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है इसमें टोनोप्लास्ट, कि इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है ना उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैक्यूल के बारे में आपको याद रखना है कि जो इसकी वैक्यूल है ना, जो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल ऑर्गेनल आ गया, दूसरा सेल ऑर्गेनल आ गया, जो सबसे ज़्यादा मतलब ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं, ये अलग से ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया
जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं कि इस पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा डबल मेम्ब्रेन, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अभी तक हम जो भी चीज़ पढ़ रहे थे वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन थे, पर इसमें होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। पूछा जाएगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन स्ट्रक्चर है, तो उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियल, प्लास्टिड, ये 3 होते हैं जो कि मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस बाउंड्री होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड होते हैं, फोल्ड होते हैं, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। उन फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। इनकी सरफेस एरिया, ये फोल्ड क्यों होते हैं, ये इन सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्यों होते हैं ये फोल्ड आखिर, तो ये होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और इनको बोलते क्या हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूस थी, लेकिन इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी जो, उसमें फोल्ड आ गए हैं। उसमें क्या आ गए हैं, उसमें फोल्ड आ गए हैं और उसका नाम हो गया है क्रिस्टी। ठीक है, और इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ये क्रिस्टी की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, आपको पता ही है ये बात, पहले से बचपन से ही शायद आप पढ़ते आ रहे हैं। हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो ब्लू कलर वाला पार्ट है उसमें जो फोल्ड है ना, यही है क्रिस्टी। ठीक है, इसमें जो है ना ये फोल्ड जो होते हैं ना, इन्हीं में बनता है क्या, एटीपी की सिंथेसिस यहीं पे होती है। और एटीपी की सिंथेसिस होने की वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं ना थोड़े छोटे छोटे राइबोसोम्स भी रखे रहते हैं इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, उसके बाद जूम करके आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसमें और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है जो उसके अंदर मतलब भरा हुआ पदार्थ है, वो मैट्रिक्स जो है उसमें डीएनए, आरएनए और 70 राइबोसोम, इसीलिए इसको सेल विद इन सेल भी कहते हैं। आपको बता देते हैं, अभी हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी हमने देखा था कि उसमें 70 राइबोसोम था, उसके पास अपना डीएनए और आरएनए था। तो ऐसे ही सेम इसमें भी इसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए और 70 राइबोसोम भी है, इसीलिए इसको हम सेल विद इन सेल कहते हैं, यानी सेल के अंदर एक सेल है ये। एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी चीज़ चाहिए राइबोसोम वो भी इसके पास अपने खुद के हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये खुद को डिवाइड करके बन भी सकती है, यानी ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं फंक्शन। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको पता ही है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, उसकी साइट है यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोड्यूस एटीपी, अभी बताया था एटीपी प्रोड्यूस करती है, इसलिए तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डिवाइड बाय फिजन, अभी मैंने पहले बताया था, जब इसके पास खुद का डीएनए है तो ये डिवाइड भी कर पाएगी। ये कैसे डिवाइड करती है, ये बाय फिजन यानी कि फिजन वाले मेथड से ये डिवाइड करती है। तो आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप से डिवीजन होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो उसी में से एक तरीका होता है विखंडन विधि, जिसको फिजन कहते हैं। उसी विधि से ये जो है ना वो अपने आप को डिवाइड भी कर सकती है। ऐसे अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल में पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका नाम है प्लास्टिड। अब इसमें क्या लिखा है, फाउंड इन प्लांट, है ना, और यूग्लिनाइड यानी यूग्लिना जो होते हैं ना उनमें भी और प्लांट में, ये दोनों में पाया जाता है प्लास्टिड। तो किसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका चित्र आप देख लीजिए। इसमें कुछ सिक्के टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा सिक्कों के ढेर रखे हुए हैं, सिक्कों के ढेर रखे हुए हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो इस पूरे सिक्के के ढेर को थैलेकॉइड कहते हैं, और इसमें जो छोटे छोटे सिक्के हैं जिनसे मिल के ये ढेर बना है उनको हम ग्रेना कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आउटर, ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर और एक इनर। इसमें भी 2 डबल मेम्ब्रेन है, यानी ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइप्स बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट, इसके जो मतलब टाइप होते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, उनके आधार पर टाइप बनाए गए हैं। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट बनाया गया है। क्लोरोप्लास्ट इसका एक टाइप है प्लास्टिड का, जिसमें क्लोरोफिल और कैरोटोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस, आपने सब सुना ही होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो हम लोग आंसर देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड का एक प्रकार है जो क्लोरोफिल रखता है अपने पास, जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको ही हम क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको ही क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो होता है, इसमें भी क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि येलो, ऑरेंज, रेड कलर के हो सकते हैं, जिनको जेंथोफिल कहते हैं। जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, कैरोटोनॉइड्स हो गए, फैट सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल कैरोटोनॉइड्स लाइक
कैरोटीन, जैंथोफिल, ये सारे जो कलरफुल जो होते हैं इनको ही क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद रंगहीन होते हैं जो केवल स्टोरेज का काम करते हैं, उनमें कलर वलर नहीं होता है, वो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, उनको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर ले तो उनको हम एमाइलोप्लास्ट कह देंगे। क्या कह देंगे? एमाइलोप्लास्ट कह देंगे अगर वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो इस टाइप से इसमें बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो कलरलेस हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, और जिनमें कलर है नहीं, जिनमें कैरोटोनाइट्स लाइक कैरोटीन और जैंथोफिल पाया जा रहा है उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। लेकिन जिनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस इसी में होती है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है वहीं पर होती है फोटोसिंथेसिस। टाइप ऑफ बेस्ड ऑन पिगमेंट्स, ये मैंने आपको भी बताया था, उसमें भी तो रह गए थे वो, जब मैंने ऐड किए हैं। इलायोप्लास्ट, अगर वो ऑयल या फिर फैट को स्टोर कर ले तो उसको इलायोप्लास्ट कहेंगे। इसी के अलावा अगर वो प्रोटीन को स्टोर करे तो उन्हें एलिरोप्लास्ट कहेंगे। बहुत बार पूछा गया है, प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एलिरोप्लास्ट कहलाएगा। अब अगर वो फैट या ऑयल को स्टोर कर ले तो इलायोप्लास्ट कहलाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेंगे अगर तो एमाइलोप्लास्ट कहलाएंगे। अभी बता ही चुके हैं, जो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे क्लोरोफिल जिसमें होगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो फैट सॉल्युबल कैरोटोनाइट्स को कंटेन करके रखते हैं उनको ही बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। उनको ही क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया ये सारा चीज़, आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया है वह रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप हम करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें पढ़ी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, और वैक्यूल। इसके अलावा क्या था उसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें 2 टाइप थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़े थे। ठीक है, हमने सबके फंक्शन को जाना, हमको पता चला कि सुसाइडल बैग जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। उसके अलावा हमें पता चला कि गाल्जी बॉडी में 2 फेस होते हैं जिसको सिस और ट्रांस कहते हैं। सिस जो होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है, जबकि ट्रांस मैच्योरिंग फेस होती है। गाल्जी एपरेटस का काम पैकेजिंग करना है हार्मोन्स को, है ना। और जो लाइसोसोम है उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंट्रोल होते हैं, इसीलिए जब वो एंजाइम को सिक्रीट कर देता है तो वो खुद फट जाता है, वो स्वयं को ही मार लेता है एक तरीके से, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़े मेन स्ट्रक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमने पढ़ी अच्छे से, तो हमको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और उसी में क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। और सबसे बड़ी बात हमें पता चली कि वो क्या है? एक खुद ही एक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल खुद है अपने आप में। अच्छा ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते। तो हमने भी बताया आपको कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा यानी कि जो इनर स्पेस है कंटेन्स एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस, स्मॉल सर्कुलर डीएनए एंड 17S राइबोसोम। तो आप देख रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S टाइप के राइबोसोम है, यानी ये भी क्या कर लेगी? अपने आप को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, इसमें जो हो गया इनर स्पेस उसको स्ट्रोमा बोल देंगे। अभी मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो गट्ठर टाइप के रखे थे ना थैले जैसे, उनको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, और वो थैलेकॉइड जिससे मिलकर बने हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोमा मतलब वो जो है उनको बोलते हैं ग्रेना। और वो ग्रेना जो है वो किससे जुड़ के बने हैं? स्ट्रोमा लैमली से। पिगमेंट लोकेटेड हेयर। आपसे पूछा जाएगा कि पिगमेंट जो होता है जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटोनाइड्स हो गए, जैंथोफिल हो गए, ये सब पिगमेंट कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो आप बोलेंगे ग्रेना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि पिगमेंट कहाँ स्टोर होते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रेना में। और आपसे पूछा जाएगा कि थैलेकॉइड क्या है, तो सब बहुत सारे ग्रेना जब स्ट्रोमा लैमली की सहायता से जुड़ के बन जाते हैं, गट्ठर टाइप का एक अपीयरेंस देते हैं, उसको ही हम थैलेकॉइड कहते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड और ग्रेना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रोमा, थैलेकॉइड, ग्रेना ये किस अंग के पार्ट है? आपको ऑप्शन दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर। क्योंकि देखो हम लोग प्लास्टिड में ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वही होती है फोटोसिंथेसिस, तो उसी का स्ट्रक्चर ज़्यादातर हम पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम ये पूछा जाता है हमेशा। तो डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आपको पता हो गया। स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर जो इनर स्पेस है, आपको पूछा जाएगा जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो आप बोलेंगे स्ट्रोमा में ही होते हैं एंजाइम। 70S राइबोसोम जी होता है, वो भी स्ट्रोमा में ही होता है। उसके बाद थैलेकॉइड नाम के जो फ्लैटेंड सैक होते हैं, फ्लैटेंड सैक टाइप के होते हैं, सिक्के के ढेर जैसे दिखते हैं,
उनको थैलेकॉइड कहते हैं। ये थैलेकॉइड जो है एक एक ग्रेना से ही मिलकर बने हुए होते हैं और पिगमेंट जो है वो यहीं पर रखा रहता है, यानी कि जो क्लोरोफिल आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल है ना हमारे पास पिगमेंट यहाँ पर, तो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ स्टोर है आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे ग्रेना में ही होता है। ठीक है, आशा है आपको ये समझ आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। हमने चित्र पहले ही देख लिया था अपना। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम की सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, हम बोलेंगे जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में। जॉर्ज पैलाडे बहुत बार पूछा गया, राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले का नाम जॉर्ज पैलाडे 1953। कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसमें देखो हमने आपसे बोला था ना कि अभी तक हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़े थे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिडाई जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, लेकिन यहाँ पे अब आ गया राइबोसोम जो कि किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। अब ये यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें ATS टाइप का होता है। हमने बोला ही था आपको, जब प्रोकैरियोटिक सेल बता रहे थे हमने बोला था ना कि यूकैरियोटिक में अलग टाइप का होता है, वही टाइप क्या है, ATS टाइप है। उसकी सब यूनिट है 60 और 40, उसकी सब यूनिट है 60 और 40, 60 और 40। प्रोकैरियोटिक में 70 S टाइप का पहले ही बता चुके हैं, 50 और 30 उसकी सब यूनिट होती हैं। अच्छा, ये S जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सेबजर्ग, इसको बोलते हैं स्वेजरग्स यूनिट, यानी कि सेडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट। आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना कि S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। इसको सेजर्स यूनिट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेजर्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था, सेबजर्स। तो इनका नाम कुछ बोलने में अटपटा सा होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप चाहें तो गूगल पे जाकर इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कैसे करते हैं इसको। वैसे मैं तो सेवर्स बोलती हूँ, सेवर्ज यूनिट भी कोई बोलता है इसको। ठीक है, तो आपको बस इतना अपना याद रखना है, स्पेलिंग तो आपको इतना तो याद आ ही जाएगा, है ना। और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी इसको कहते हैं इसको। तो बस मेन तुमको याद ये रखना है कि ये जो है वो यूकैरियोटिक में 80 S टाइप का और प्रोकैरियोटिक में 70 S टाइप का होता है। ठीक है, राइबोसोम। और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें मेम्ब्रेन नाम की चीज़ नहीं होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसको खोजा था जॉर्ज पैलाडे ने। कब खोजा था, 1953 में। कब खोजा था, 1953 में। ठीक है, अब आ जाते हैं साइटोस्केलेटन। देखिए, जैसे हमारी बॉडी को एक स्केलेटन यानी कि हमारा जो कंकाल है वो शेप देता है, कौन कैसा है क्या है, तो उसके स्केलेटन पे जो मांस चढ़ता है तभी तो हम शेप लेते हैं, यानी कि हमें आकार देने का काम करता है। वैसे ही सेम सेल को भी आकार देने के काम करते हैं, वो उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये फिलामेंटस जो होते हैं प्रोटीनिशियस यानी प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट का एक नेटवर्क, एक जाल टाइप का होता है। इसके अंदर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे मिलकर बनते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, इनका फंक्शन देखो, हमने बोला ना आपको क्या, जैसे हमारा जो कंकाल है वो हमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ऐसे ही ये भी क्या देगा, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। हमारा कंकाल हमको मोटिलिटी देता है, ये भी देगा सेल को मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, और जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखेगा। सेम हमारा कंकाल भी हमारी शेप को ऐसे ही मेंटेन रखता है। तो जैसे आप अपने कंकाल को समझते हैं ना, ऐसे ही अब ये सेल का कंकाल है, इसको ही साइटोस्केलेटन बोल दिया गया। तो आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा कि साइटोस्केलेटन भी एक तरीके का कंकाल है, सेल का कंकाल है, जिससे जो कि बनता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्स के मिलने से बनता है, मतलब। और इसका जो काम है वो वही है जो कंकाल का काम होना चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी देना और सेल की जो शेप है, गोल है, चौकोर है, जो भी शेप है उसको मेंटेन रखना, ये काम है हमारे साइटोस्केलेटन का। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटन सिस्टम काम करता है। हमारी जो हड्डियों का ढांचा रहता है वो हमें मेंटेन रखता है हमारी शेप को, हमें मोटिलिटी देता है, हमको सपोर्ट देता है। ठीक है, ठीक वैसे ही सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है और उसकी शेप को मेंटेन रखता है। और ये बना किस किस चीज़ों से होता है ये पूछा जाता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये सारे मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो आपको याद रखना है नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। आपसे ये पूछा जाएगा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये किसके बने हैं, तो आप कहेंगे प्रोटीन के बने हैं।
ठीक है, अब हमारे पास एक आता है इसी में फ्लैजिला के बारे में पढ़ने को। तो फ्लैजिला क्या है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फ्लैजिला या फिर जो सिलिया है वो सिलिया और ये आते हैं इसमें सिलिया है ना जो वो आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कुछ आपने देखा होगा मेन सेल मेम्ब्रेन के मेन ऐसे निकले रहते हैं लीना पैरामीशियम में जैसे हम लोग बनाते थे ना सेल मेम्ब्रेन के पास, बस वही सिलिया होते हैं। सिलिया हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन की, इसको सिलिया कहते हैं। इसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसमें मैंने इसको इस चैप्टर को इस बात को इसीलिए इंक्लूड किया है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है 9+2 अरेंजमेंट पूछता है किसमें होता है, तो आप बोलेंगे सिलिया में 9+2 अरेंजमेंट होता है, जिसमें 9 डपलेट्स ऑफ रेडियल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 1 पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9+2 का मतलब यही होता है कि इसमें 9 जो डपलेट्स हैं यानी डबल डपलेट्स ऑफ रेडियल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और 2 जो मतलब एक पेयर हो गया बीच का सेंट्रल, इसीलिए क्या बोल दिया 9+2। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स कंटेन 2 सेंट्रियोल लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रियोल का ही बना होता है। जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर अटैच हों लाई करते हैं तो उसको ही बोल देते हैं सेंट्रियोल। अभी तो उसमें सिलिया और सेंट्रियोल में अंतर यही है, अरेंजमेंट का अंतर है। उसमें 9+2 अरेंजमेंट था, इसमें 9+0 अरेंजमेंट। यही पूछा जाता है कि 9+0 अरेंजमेंट, तो आप बोलेंगे सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? 9 इवनली शेप्ड पेरिफेरल फिब्री ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बोलेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें केवल 9 जो है वो इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए फाइबर ही होते हैं। इसमें सेंटर में कोई फाइबर नहीं होते, कोई ट्यूब नहीं होती, इसलिए इसमें हमने 0 बोल दिया, इसलिए ये हो गया 9+0। सेंट्रल पार्ट कॉल्ड हब। इसके जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे तो कोई ट्यूब है नहीं, तो उस पार्ट को हम हब कहते हैं। हब HUB हब कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। इसका आप NCERT में जाके चित्र देख लेना, मैं यहाँ चित्र ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो आप जब चित्र देखेंगे आपको समझ आएगा कि उसमें ऐसा ही बना है, बीच में हब है और इसमें कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स, और इसमें कुछ रेडियल स्पोक्स के द्वारा ये जो पेरिफेरल वाले जो 9 जो है ना 9 जो बने हुए हैं फाइबर वो सारे आपस में कनेक्ट हैं रेडियल स्पोक्स से, और बीच के पार्ट को इसमें हब बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। अच्छा ठीक है, ये सेंट्रोसोम वाला स्ट्रक्चर जो वो एनिमल सेल में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल सेल में। तो सेंट्रोसोम आप समझ गए, जब 2 सेंट्रियोल जो हैं वो परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे अलाई कर जाते हैं तो उसको ही सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल जब 90 डिग्री पर लाई कर जाते हैं, और इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। और सेंट्रल सेंट्रल वाले पार्ट को हब कहते हैं, कनेक्टेड टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। और ये रेडियल स्पोक के द्वारा जो है ना वो कनेक्ट होते हैं, ये रेडियल स्पोक के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा। इसका फंक्शन पूछा जाएगा कि फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, तो फॉर्म्स द वेसल बॉडी ऑफ सिलिया। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे ना सिलिया वगैरह पढ़ रहे थे, सिलिया फ्लैजिला ये सब स्पेंडल जो सब मोबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल सेल डिवीजन होता है उसमें स्पेंडल फाइबर बनते हैं, जो कि आप इस सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो सेल डिवीजन के टाइम जो स्पेंडल फाइबर बनते हैं वो बनाना, सिलिया और फ्लैजिला की वेसल बॉडी बनाना, ये सारा काम होता है सेंट्रोसोम का। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पर, जो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि सेल को कंट्रोल, सेल के सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस जो है ना उसी को हम केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। तो उसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर एनवलप है सबसे ऊपर, नीचे न्यूक्लियर लैमिना है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर जो ग्रीन कलर का भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और उसमें जो कुछ वाइट रेसे टाइप के हैं वो क्रोमैटिन है, और बीच में एक और छोटा सा गोला बना हुआ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो और कुछ इसमें छेद हैं जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और उन्हीं न्यूक्लियर पोर के आसपास आपने देखा होगा राइबोसोम्स रखे हुए हैं, राइबोसोम्स भी रखे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। तो न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन विद पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब बीच में थोड़ा स्पेस भी होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है उसमें स्पेस होता है, हैज़ न्यूक्लियर पोर्स हैं। अभी हमने बोला था ना उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर होते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। जो पोर हैं वो 2 मेम्ब्रेन के आपस में जुड़ने की वजह से बन गए हैं फॉर RNA एंड प्रोटीन मूवमेंट।
और इन पोर्स के द्वारा आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर ही केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस जो है वो कौन है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है वो क्या है, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, लार्जर इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। इसीलिए जब कोई सेल एक्टिवली डिवाइड हो रही होती है उस टाइम ये न्यूक्लियोलस जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम सेल डिवाइड करती है तो आरएनए की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसका जो साइज है न्यूक्लियोलस का वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि क्रोमेटिन है क्या, तो डीएनए प्लस हिस्टोन यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। डीएनए, इसमें डीएनए हो गया, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और साथ में आरएनए, ये सारा मिलके क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। तो क्रोमेटिन डीएनए हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस आरएनए, ये सारा क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन। तो हमने देखा न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर में 3-4 चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने पूरा देखा। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, जब हमारी सेल डिवाइड हो रही होती है उसी टाइम विजिबल होते हैं, वैसे ये विजिबल नहीं होते, क्योंकि ये है क्या, ये डीएनए ही तो है जो कि डीएनए की जब पैकेजिंग होती है वो डीएनए की पैकेजिंग क्रोमोसोम कहलाती है एक तरीके से। तो ये जब सेल डिवाइड होगी ना उसी टाइम तो विजिबल होंगे, उसी टाइम तो इनका काम है, तो जब काम होगा तभी दिखाई देंगे। विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर इनमें देखा जाए तो इनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, विद डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेंट्रोमियर और एक काइनेटोकोर्स होते हैं, इसमें सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी, सेंट्रोमियर जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी प्राइमरी जो बीच में ऊपर साइड एक होता है गोल गोल टाइप का, वो सेंट्रोमियर होता है। और डिस्क शेप एक स्ट्रक्चर मतलब जो लंबा लंबा टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन यानी सेंट्रोमियर होता है। और डिस्क शेप जो गोल गोल स्ट्रक्चर होता है वो होता है काइनेटोकोर, वो होता है काइनेटोकोर। टाइप्स बेस्ड ऑन क्रोमेटिन। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से उसकी शेप जो है वो बदलती रहती है। जैसे कि अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो वो वी शेप का हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा मिडिल से थोड़ा ऊपर है आपका सेंट्रोमियर तो वो एल शेप का बन जाएगा जिसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, जिसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो देखो क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन के टाइम में विजिबल होते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, इसका स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है 2 चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रोमियर और एक काइनेटोकोर। जो लंबा वाला पार्ट है वो सेंट्रोमियर है और जो गोल गोल डिस्क टाइप का पार्ट है वो है काइनेटोकोर। तो हमने देख लिया एल शेप। उसके बाद अगर अगर बिल्कुल एंड पे जाके आपका सेंट्रोमियर है तो उसकी शेप जो है वो जे शेप हो जाएगी। उसकी शेप कैसे हो जाएगी, जे शेप हो जाएगी, और जे शेप को बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर बिल्कुल ही लास्ट में जाके आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर यानी बिल्कुल टीले पे जाके, जिसको हम बोल सकते हैं टीले पे है ना, इसीलिए हम उसको याद रखने के लिए बनाया है। टीले पे अगर हम बोले तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। तो जो हमारा आई शेप का बन जाएगा क्रोमोसोम उसको टर्मिनल सेंट्रोमियर, उसका जो सेंट्रोमियर होगा बिल्कुल लास्ट में होगा, टर्मिनल यानी किनारे पे होगा, तो उसको बोलेंगे आई शेप यानी टेलोसेंट्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सीन इन सम क्रोमोसोम। तो कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी, देखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को तो सेंट्रोमियर कहते थे और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को बोलते हैं सैटेलाइट, जो कि कुछ क्रोमोसोम में ही होता है, दिखता है। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम में ही दिखता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। मतलब कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, दबाव टाइप का ना, कुछ दबाव, इसलिए कहीं पे कुछ धंसा है, दबा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वही है ना कॉन्स्ट्रक्शन, है ना, कुछ बना है, कॉन्स्ट्रक्ट हुआ सॉरी। तो इस टाइप के जो होगा ना उसी को सेकेंडरी, यानी आपको बस इतना याद रखना है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो कुछ कुछ क्रोमोसोम में दिखाई देता है सैटेलाइट कहलाता है। फिलहाल तो हमको इतना याद रखना है कि इसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं और डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसको काइनेटोकोर कहते हैं। उनके आधार पर 4 टाइप से हमने बांट लिया था। ठीक है, तो वही हो गया 4 टाइप आपका हमने बताया ही। और अगर लास्ट में क्या है, टीलोसेंट्रिक है यानी टीले पे आ जाए, यानी बिल्कुल लास्ट में हो अपना सेंट्रोमियर, तब हम जो बनेगा उसका शेप आई की शेप जैसा हो जाएगा और उसको टेलोसेंट्रिक बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट बता दिया, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन को ही बोल देंगे, जो कि कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है उसको सैटेलाइट बोल देते हैं। ठीक, इस टाइप से हमने
क्रोमोसोम के बारे में देखा। उसके बाद आती है माइक्रो बॉडीज, ये सबसे लास्ट चीज़ है। हमने सारे ऑर्गन पढ़ लिए जो भी सेल में थे, एक भी ऑर्गन हमारा सेल में जो था वो नहीं छूटा है। अब लास्ट बचा है माइक्रो बॉडीज। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग एंजाइम जैसे कि पेरोक्सीसोम, तो यही बस पूछा जा सकता है पेरोक्सीसोम क्या होते हैं। तो माइक्रो बॉडीज होती हैं एक तरीके से। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल यानी कि एक वेसिकल मतलब क्या हो गया, एक डब्बा टाइप यानी एक थैला टाइप हम बोल सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड एक थैला है जो कि एंजाइम को स्टोर करके रखे होता है। कंटेनिंग एंजाइम जिसके अंदर एंजाइम होते हैं उन्हीं को हम माइक्रो बॉडीज कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा पेरोक्सीसोम, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों ही में प्लांट एंड एनिमल्स में पाया। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सारा कुछ NCERT से था, सारा मेरे हैंड रिटन नोट्स ही थे जो मैंने टाइप किए थे। एक एक लाइन एक एक अपने आप में क्वेश्चन थी। अगर आप सारी लाइन्स को नोट्स किए होंगे, अच्छे से सुने होंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।